डू यू नो, क्या आप जानते हो कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने आप को जानबूझकर पुलिस के हवाले किया, ये जानते हुए कि अगर वो पकड़े जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़े या उनकी जान भी जा सकती है। साल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के बीचों बीच 2 बॉम्ब फेंके। इस बॉम्ब के ब्लास्ट होने पर चारों ओर धुआं धुआं हो गया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। और इस बॉम्ब ब्लास्ट से किसी भी एक इंसान की मौत नहीं हुई, क्योंकि इनका इरादा ही नहीं था किसी को मारने का। ये चाहते तो धुएं के आड़ में बचकर भाग सकते थे, पर इन्होंने जानबूझकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भगत सिंह पहुंचते हैं जेल में। जैसे ही वो जेल में पहुंचते हैं, उनकी नजर जाती है हिंदुस्तानी कैदियों पर। वो देखते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरी हाल में बुरी तरीके से रखा गया है, और दूसरी ओर जो ब्रिटिश कैदी है उन्हें जेल में अच्छे तरीके से रखा गया है। उनको खाने में अच्छा खासा मिलता है, उनको पढ़ने के लिए बुक मिलता है और डेली न्यूज़पेपर भी मिलता है। इसके अगेंस्ट भगत सिंह ने प्रोटेस्ट किया और उनके कुछ और डिमांड भी थे। वो चाहते थे कि उन्हें और उनके साथियों को पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा मिले, उन्हें पढ़ने के लिए बुक और डेली न्यूज़पेपर मिले। पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी और उनके डिमांड को मनवाने के लिए फिर भगत सिंह ने किया भूख हड़ताल। ये जो भूख हड़ताल है वो 116 दिनों तक 116 डेज तक चला और इसके दौरान भूख हड़ताल के चलते हुए जेल में उनके एक साथी क्रांतिकारी की मौत भी हो गई, जिसका नाम था जतिन दास। इस प्रोटेस्ट की वजह से भगत सिंह और उनके साथियों को देश भर का सपोर्ट मिला। इस प्रोटेस्ट का हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी भगत सिंह और उनके साथियों को अच्छे लगने लगे, उन्हें फॉलो भी करने लगे। और ये सारी चीज़ भगत सिंह और उनके साथियों के फेवर में गई, जैसा कि वो चाहते थे। और जो ब्रिटिश सरकार है उनके लिए एक माहौल पैदा हुआ, एक नेगेटिव माहौल जैसा वो चाहते थे। अब फिर 7 अक्टूबर 1930 को आया सॉन्डर्स मर्डर केस का जजमेंट के हिसाब से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को फांसी की सजा दी गई थी, हैंग टिल डेथ। इस फैसले का पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, लोग खुश नहीं थे, लोगों में एक नाराजगी थी इस फैसले से लेके। इसके चलते ब्रिटिश सरकार डर रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि गुस्से में आके लोग कहीं सीधे डायरेक्ट जेल पर हमला ना कर दे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी किसी भी हालत में भगत सिंह और उनके साथियों को ये फांसी देना। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चालाकी की। उन्होंने बिना किसी को बताए जो फांसी का दिन था वो एक दिन पहले कर दिया। असल में यह फांसी होने वाली थी 24 मार्च के सुबह को और अब यह होने वाली है 23 मार्च के शाम को। और ये चीज़ बिना किसी को बताए उन्होंने चालाकी से की। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह तो ये चाहते थे कि एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर होने के नाते उन्हें शूट करके मारा जाए, फांसी में चढ़ाकर नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं। पर उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई और शाम को 23 मार्च शाम के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपने अपने सेल से बाहर निकाला गया। जैसे उन्हें अपने सेल से बाहर निकाला गया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जैसे दूसरे कैदियों ने सुना इंकलाब जिंदाबाद के नारे, उन्होंने भी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु का साथ दिया और देखते देखते पूरा जो जेल है वो इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। जैसे ही फांसी देने की जगह पर वो तीनों पहुंचते हैं, तब भगत सिंह उस वक्त के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये कहते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम आज देखोगे कि कैसे एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। ऐसा कहकर वो तीनों लोग अपने चेहरे पे फांसी के पहले काला कपड़ा डालने से मना करते। वो तीनों नहीं चाहते कि उनका चेहरा काले कपड़े से ढका जाए। और फिर आखिरी बार वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद सबसे पहले भगत सिंह, फिर राजगुरु और फिर सुखदेव को एक के बाद एक फांसी दी जाती है। जब इन्हें फांसी दी गई तब भगत सिंह और सुखदेव की उम्र थी 23 साल की और राजगुरु की उम्र थी सिर्फ 22 साल की। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इन तीनों ने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इनकी देशभक्ति को वाकई में दिल से सैल्यूट है।